नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं जेई और नीट परीक्षा पर। अब जिस तरीके से सभी दल भी सामने आ रहे हैं, राज्य भी सामने आ रहे हैं, नेता भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं, केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि फिलहाल इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए, लेकिन जो अभी फैसला है उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। कोरोना के दौरान नीट और जेई की परीक्षा कराने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में जीएसटी पर भी चर्चा होगी। कई राज्यों ने कोरोना के दौर में नीट और जेई की परीक्षा कराने का विरोध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसके विरोध में ट्वीट कर चुके हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों का अनुरोध था, उन्होंने ही कहा था कि परीक्षा कराई जाए, उसके बाद ही ये परीक्षाएं जो है वो करवाई जा रही हैं। बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियाँ थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग तैयार भी नहीं थे। केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदलकर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है, एक एक विषय पर गौर किया जाएगा। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा। सौरभ शुक्ला हमारे साथ है। सौरभ, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, दोनों पक्षों को देखें तो एक कह रहा है कि छात्र नहीं चाहते और दूसरे, जैसा कि हमने निशंक साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 450 बच्चे हैं जिनको दिक्कत थी, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। कहीं ना कहीं कोई तो सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। देखिए, 450 जिन बच्चों का जिक्र किया निशंक साहब ने, ये वो बच्चे हैं जो कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराना चाहते थे। और देखिए, 450 बच्चों की बात तो उन्होंने उस रेफरेंस में कही है। और अगर आपको बताएं कि लगभग पूरी इंडिया में जेईई के लगभग 8,58,000 बच्चों ने आवेदन किया है और निशंक साहब के साथ 85% बच्चे अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, यानी 15% बच्चों ने अभी भी डाउनलोड नहीं किया है। देखिए शशांक, कल से हम लोग यही बोल रहे हैं कि समस्या उन बच्चों के लिए है जो कि कंटेनमेंट जोन में है, क्योंकि एक जो डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन में आपको ये बताना है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ना ही आप किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के रिसेंटली आप उसके टच में आए हैं। हम ऐसे 5 से 6 बच्चों को जानते हैं जिनके परिवार में किसी को कोरोना है और वो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। कल किशनगंज बिहार से एक फोन आया, उनका जो घर है वो बाढ़ में है, वो नहीं आ सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन सेंटर सिलीगुड़ी में है। एक लड़का अलवर में है जिसके घर में उसकी दादी को कोरोना हो गया है। तो ऐसे जो है, ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे। और अब तक की बताएं आपको कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसका कहना है कि वो एग्जाम्स नहीं टालने वाला है। कल रात में भी हमारे एनटीए के चेयरमैन से बात हुई थी अदिति, उनका ये कहना है कि हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री से भी क्लियर होकर एसओपीज आ गए हैं, हम लोग जो भी जो है नियम कानून बनाए हैं उसके मुताबिक चलेंगे। सबको हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, 3 लेयर मास्क दिया जाएगा, सबको एडमिट कार्ड में एक हाइपर लिंक दिया गया है जिसे वो पहले ही अपने सेंटर को चेक कर लें। जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी जो भी सेंटर अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है उसको वो सेंटर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा 55,000 से ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में परीक्षाएं कराना कितना मुमकिन रहेगा। क्योंकि जैसा आपने बताया अभी शशांक की सोनिया गांधी आज मीटिंग करने वाली हैं। बिल्कुल, मौतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और हम 31.5 लाख से ज्यादा जो आंकड़े हैं कोरोना के, हम जानते हैं कि हम वो भी क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर चुना जाना है कि भाई करियर चुना जाना है या जिंदगी चुनी जानी है, तो सीधी सी बात है कि हर कोई जिंदगी चुनेगा। वो अभिभावक जिनके बच्चों को इन एग्जामिनेशन में भाग लेना है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, चाहे तैयारी है चाहे नहीं है। आखिर इतना मुश्किल क्यों हो रहा है ये फैसला लेना? कुछ महीने बाद भी तो परीक्षा की जा सकती है और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लाखों छात्र इसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं।
देखिए आदित्य, सरकार को लगता है कि ये केसेस बढ़ने वाले। देखिए पहले ये अप्रैल में होनी थी परीक्षा, इनको आगे जुलाई में किया गया। अप्रैल में जिस वक्त ये परीक्षाएं शेड्यूल थी आदित्य, उस वक्त सिर्फ 800 केसेस थे। इसको बढ़ाया गया जुलाई में, वो फिर तब भी कम केसेस। और आज देख लीजिए, आपने बताया कि हमारे यहाँ केसेस कितने बढ़ गए, तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार को लग रहा है कि 1 महीने के लिए टालेंगे तब भी केसेस कम नहीं होने वाले हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगले साल के लिए परीक्षा टाल दी गई, तो सोचिए कि इस बार अगर नीट जेई मिलाकर के 30 लाख बच्चे हैं, तो अगली बार 50 लाख से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो आईआईटी में सीटें तो 100 ही रहेंगी, वो तो 200 नहीं हो जाएंगी। तो सरकार को यह भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। तमाम बिंदुओं पर वो गौर कर रहे हैं। उनकी एक्सपर्ट कमिटीज के साथ 3 मीटिंग हो चुकी हैं। और एनटीए के चेयरमैन ने कल ये बात कही फोन पर हमें आदित्य, कि बहुत प्रेशर है उनके ऊपर भी, स्टूडेंट छात्रों का भी और अभिभावकों का। भले ही मंत्री जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन अंदर से एजेंसी के ऊपर भी काफी दबाव है। और इसके अलावा से आप देखिए, राज्यों को देख लीजिए ना, आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लिख चुके हैं, तमिलनाडु के के स्टालिन लिख चुके हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा से लिख चुके हैं, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी लिख चुके हैं। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि आज जैसे कांग्रेस के सारे राज्य हैं, वो भी आज रात तक सब कंसेंसस बना करके इनको लिख देंगे। कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लिखा है कि बिहार के हालात सबसे खराब है, 16 जिले हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ में डूबा हुआ है। ऐसे में बच्चे कहां से एग्जामिनेशन सेंटर में आकर के एग्जाम देने जाएंगे? कोरोना का डर है दिमाग में। तो ऐसी तमाम समस्याएं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये एग्जाम आगे बढ़ाएंगे। आज जो कांग्रेस का छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो भी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से कल निशंक साहब का बयान आया, उसे लगता नहीं है कि अभी लोग परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम राज्य जो है हमारे, ज्यादातर राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, कोरोना का संकट सबके सामने है, लेकिन बावजूद उसके फिलहाल सरकार इस पर बदलते हुए फैसला नजर नहीं आ रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। कोरोना महामारी ने जीवन के सभी पहलुओं पर खासा बुरा प्रभाव डाला है। रेस्टोरेंट का व्यापार भी इससे अछूता नहीं है। खाना डिलीवरी करने वाली जोमेटो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वक्त सिर्फ 17% रेस्टोरेंट हैं जो चालू हैं। 10% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कई रेस्टोरेंट और भी बंद होंगे, वो बंद होने की कगार पर हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट। 70 साल के राम प्रकाश कक्कड़ पिछले 24 साल से पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अगर स्थिति ना सुधरी तो वो इसे बंद करने पर विचार कर रहे हैं। अब ये काम है, आप देख रहे हो, सारा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, लेबर की तनख्वाहें पड़ रही हैं, बिजली तो कंपलसरी उतनी जलानी है जो चलनी है 24 घंटे, पानी का बिल उतना ही आना है, और उसके बाद लेबर की तनख्वाह चलनी है, उसके बाद लेबर का खाना चलना ही चलना है। 6 महीने होने वाले हो गए, 6 महीने के अंदर 1 रुपये की कमाई नहीं, लेबर को पल्ले से खिला रहे, लेबर को तनख्वाह पल्ले से उधार लेके जी। आप राउंड लगाओगे देखोगे कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। चाहे वो 2.5 लाख रुपए महीना किराया देने वाले पूर्वी दिल्ली के छोटे रेस्टोरेंट हो या 9.5 लाख रुपए महीना किराया देने वाले दक्षिण दिल्ली की खान मार्केट के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। खाने की डिलीवरी वाली कंपनी जोमेटो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिर्फ 17% रेस्टोरेंट फिलहाल चल रहे हैं। जो 83% बंद हैं, उनमें 10% पूरी तरह बंद हो चुके हैं। 30% और पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। रेस्टोरेंट उद्योग भारत भर में लगभग 70 लाख लोगों को रोजगार देता है। कारोबारियों का कहना है कि सरकारी नियमों की वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नियमों में ढिलाई के बाद हालात सुधरेंगे। हमारे इंडिया में जब भी कोई गेस्ट आते हैं या कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट में, तो दे कम इन ए फैमिली, एक फैमिली की तरह से आते हैं, और 6-8 से कम कभी नहीं होते। जो गवर्नमेंट के जो SOPs है उसको फॉलो करना मुश्किल था, विच अब ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड, और उन्होंने उसको कम कर दिया। और जैसे अब जो विस्की वगैरह दारू है वो जब खुल जाएगी, तो उसके बाद जो उनके रेवेन्यू जनरेटिंग एक कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का, सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा और इनका अपना राजस्व बढ़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ के रेस्टोरेंट्स को आने वाली है। बाजारों में जो चहल पहल बढ़ी है, उसकी वजह से रेस्टोरेंट मालिकों को भी अभी उम्मीद है कि उनके भी कस्टमर्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, वरना उनके लिए भी आगे काम को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। इस वक्त ज्यादातर कारोबार मंदी का शिकार है, लेकिन इसी लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्रॉड जोरों पर है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं और इसी के चलते
घरेलू सामान मंगाने और बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों की ठगी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि जनवरी के मुकाबले लॉकडाउन में 3 गुना ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। और इस ठगी को कैसे किया जा रहा है, क्या है इससे बचने के उपाय, देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते घर बैठकर ऑनलाइन रोजमर्रा का सामान मंगाने वाली फरीदाबाद की सिमरन ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गईं। ग्रोफर ऑनलाइन कंपनी सर्च करने के दौरान फर्जी कॉल सेंटर का इस तरह का नंबर मिला। बात करने पर एक ठग ने पहले सिमरन के मोबाइल में एनी डेस्क का ऐप डाउनलोड कराया, फिर उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए। इस बाबत जब हमने ग्रोफर कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने हमें जवाब देने का आश्वासन दिया है। ग्रोफर्स पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे कुछ आइटम्स मिसिंग है तो मैंने इसी बात की कंप्लेंट करने के लिए ग्रोफर्स कस्टमर केयर नंबर सर्च किया गूगल पर, और गूगल के टॉप सर्च पर मेरे सामने एक लिंक खुलकर आया जिसमें ग्रोफर्स का नाम मेंशन था। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नंबर खुलकर आया। उस नंबर पर जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो ग्रोफर्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में यूपीवीसी के दरवाजे खिड़कियों का काम करने वाले शैलेश का काम लॉकडाउन में मंदा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने दूध का कारोबार करने का सोचा। अमूल कंपनी के नाम पर फ्रेंचाइजी देने के एवज में 50,000 का फ्रॉड करने की कोशिश हुई। मैंने ऐसे ही बैठे हुए मैंने कहा साइड में कुछ छोटा मोटा काम, मतलब कोई बिजनेस किया जाए, तो मैंने वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही देखा और अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए मैंने जस्ट एक फॉर्म था वो भर दिया मैंने। तो पार्लर के लिए 25,000 रुपये की फीस भरनी थी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 50,000 रुपये। तो कह रहा ठीक है, आप एक काम करिए, मैं 1 घंटे के अंदर मैं ना आपको अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, आप 50,000 रुपीज़ उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब उसने कहा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी कंपनी और मुझे ज़रूरत है और मुझे फॉलोअप करना चाहिए, वो क्यों इतना फॉलोअप करना है। अमूल कंपनी को हमने मेल भी किया और कंपनी के एरिया मैनेजर अंकित से हमने बात की। पता चला कि हाल के दिनों में अमूल कंपनी ने ऐसे 10 फर्जी डोमेन को बंद कराया है। जैसे ही आप amul.com सर्च करेंगे इसके अंदर गूगल पे, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये देखिए, सबसे पहली चीज़ ही आपको चेतावनी दिखाई देगी कि इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड का संगठित अपराध हाल के दिनों में बढ़ गया है। आपदा को अवसर में बदलने वाले ठगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करके तमाम सारे लोगों को इस आर्थिक मंदी के दौर में पैदल कर दिया और खुद इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये गाड़ी भी एक ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठग की है। आखिर लॉकडाउन के दौरान कैसे ऑनलाइन फ्रॉड का कारोबार बढ़ रहा है, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं नोएडा की पुलिस के पास में। नोएडा पुलिस ने देश के अलग अलग जगहों पर 50 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला ये गैंग पकड़ा है। इस शख्स के 13 अलग अलग नाम और पैन कार्ड थे। लॉकडाउन में ग्रोसरी स्टोर खोलने के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा की चपत इसने लोगों को लगाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो अभी पीछे लॉकडाउन के दौरान आए हैं कि मेरे बैंक से 1 लाख रुपया डेबिट हो गया, मेरे बैंक से 2 लाख रुपया डेबिट हो गया, 50,000 हो गया। और उनसे जब जानकारी करते तो पता चलता है कि उनके पास जो है वो कोई कॉल आई थी या कोई मैसेज आया था या उन्होंने किसी साइट को जो है वो लॉगिन किया और उसमें अपनी क्रेडेंशियल भर दी और उसके बाद जो है वो गलती से उन्होंने OTP शेयर कर लिया। शेयर करने के कारण जो है उनका पैसा डेबिट हो जाता है। पुलिस के मुताबिक स्क्रीन शेयर, एनी डेस्क और टीम वीवर जैसे ऐप बिल्कुल न डाउनलोड करें, क्योंकि उससे आपके मोबाइल का डिटेल तीसरा शख्स भी देख सकता है। साथ ही OTP किसी भी हाल में किसी के साथ न शेयर करें। कंपनी के नाम पर पैसा मांगने में जल्दबाजी करने का मतलब फ्रॉड की संभावना बढ़ जाना है। दिल्ली से मोहम्मद कैफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ थोड़ा ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। 40 दिन के बाद सबसे ज्यादा नए मामले आए हैं। 16 जुलाई के बाद 1544 नए मरीज मिले हैं और मामलों में अचानक आई तेजी के बाद अब सरकार ने एक्शन लिया है। एक आपात समीक्षा बैठक बुलाई है। 11 बजे अर्विंद केजरीवाल।
बिल्कुल, और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, 40 दिनों के बाद इतने ज्यादा मामले आए, कहीं ना कहीं वाकई में ये चिंता का विषय है। क्या कुछ आज की बैठक का एजेंडा रहने वाला है? कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है तो मुख्यमंत्री तो इसमें है ही, वो इस बैठक को हेड करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के जितने बड़े अधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे। केवल अगर हम 1544 जो कल नए मामले आए हैं उसको ना भी देखें तो भी दिल्ली के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि लोग थोड़े से कोरोना का डर लोगों के मन से निकल चुका है और उसी वजह से अब लोग जो हैं, जो पहले नमस्ते किया करते थे दूर से और मुस्कुराया करते थे ये कह के कि कोरोना काल चल रहा है, तो अब लोग हाथ मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। कल मैंने मैक्स साकेत अस्पताल में पता किया किसी को एडमिट कराने के लिए, तो पता चला कि वहां पर बेड्स ही उपलब्ध नहीं है। वो उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग जो हैं यूपी से, सहारनपुर से, मेरठ से, बिजनौर से वहां पर आए हैं और एडमिट हुए हैं, तो उनकी वजह से भी गिराव पड़ रहा है। और एक और अहम बात ये कि पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार ये हो रहा था कि जब भी संडे का डेटा आता था, यानी संडे को जो एक तो टेस्टिंग कम होती थी, उस वजह से जो आंकड़ा था वो 1000 के नीचे चले जाया करता था, यानी जो नए मामले थे 1000 से नीचे चले जाया करते थे। लेकिन इस बार अब जो संडे को डेटा आया है इसमें 1000 से ऊपर जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं, तो इसलिए जो है वो चिंता बढ़ रही है कि लगभग 1100 के आसपास जो आंकड़े घूम रहे थे अब वो 1500 तक आ गए हैं और ट्रेंड जो है लगातार ऊपर की तरफ है। शरद, एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय कम है। जो पूरा ये अगर हम इसका रिकवरी रेट देखें, एक्टिव केसेस देखें, पिछले हफ्ते 10 दिन से वो 90 और 7 के करीब ही टिका हुआ है, तो क्या ये एहतियातन मीटिंग बुलाई गई है या फिर वाकई पैनिक है थोड़ा? देखिए, एहतियातन भी है ही और एक कुछ पैनिक भी जो है हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये जो रिकवरी रेट दिखाई देता है ये दिखाई देता है कि पहले जो लोग एडमिट हुए होंगे 10-15 दिन पहले वो अब तक रिकवर हो चुके हैं, तो वो और जो नए मामले आ रहे हैं उनका ही रेशो होता है। तो अगर ये बढ़ते रहे तो ये जो 90% का रिकवरी रेट चल रहा है ये थोड़े दिन में ही नीचे आ जाएगा और पूरी संभावना ये आज 90 से नीचे आ ही जाएगा। और जो एक्टिव केसेस हैं जो 7 के आसपास घूम रहे हैं ये 8% से ऊपर चले जाएंगे, तो इसीलिए एहतियात भी है और कुछ ये कहा जाए कि पैनिक भी है सरकार में। इस वजह से ये बैठक बुलाई गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि लोगों के मन में जो थोड़ा डर है वो वापस आता हुआ दिखे। शुक्रिया शरद। कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही जरूर देखने को मिली है दिल्ली के लोगों में और यही वजह है कि मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 5 खबरें, जिस पर एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए और बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से चैनल पर देखना चाहते हैं। पहली खबर है, छात्र और अभिभावक की मांग पर परीक्षाएं कराई जा रही है, नीट और जेईई, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। दूसरी खबर दिल्ली से, जहां कोरोना केस में तेजी देखने को मिल रही है और आज आपात बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। तीसरी खबर कोरोना संकट को लेकर है, 83% रेस्टोरेंट पर अब भी ताला है। चौथी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल की भी होगी जांच। और पांचवी और आखिरी खबर क्रिकेट जगत से, जहां 600 टेस्ट विकेट वाले एंडरसन पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है।